म्यूचुअल फंड सही है, ये तो सबने सुना है, लेकिन ये होते क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, हाउ इट वर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले ध्यान में रखें। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? इसको हम एक सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कुछ खाने का मन है। सबसे पहले क्या खाऊं, फिर उसकी रेसिपी देखूं, उसके इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करूं, उसको बनाऊं। इतना सब मिस प्रोसेस करने से अच्छा मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं किसी कैफे चली जाऊं, वहां पर उसका मेन्यू देखूं, अकॉर्डिंग टू माई क्रेविंग्स, माई मूड, माई प्रेफरेंस मैं एक डिश चूज करूं, ऑर्डर करूं और एंजॉय करूं। सेम गोज विथ माई मनी ऑल्सो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये रिसर्च कर सकूं या चूज कर सकूं कि मैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, कौन सी सिक्योरिटीज में करूं या फिर बॉन्ड्स में करूं। तो इतना रिसर्च एनालिसिस न करने की जगह मैं सोचती हूँ मैं एक असेट मैनेजमेंट कंपनी देखती हूँ, वहां पर जाकर उनकी किसी एक स्कीम के अंदर अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी एंड गोल इन्वेस्ट कर देती हूँ। अब सबसे पहले ये असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? ये एक प्रोफेशनल कंपनी होती है जो कि प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे मैनेज करते हैं और उनके गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, असेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। इनकी बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। हर स्कीम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना परफॉर्मेंस होता है, अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, अपना एक स्ट्रैटेजी होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने गोल के हिसाब से कोई भी एक स्कीम चूज कर सकते हैं इन असेट मैनेजमेंट कंपनी की और उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी स्कीम को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। अगर डेली लाइफ में जाएं, मैं अगर किसी कंपनी के डायरेक्टली कोई शेयर्स बाय करती हूँ तो उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे शेयर्स अलॉट होते हैं। सेम गोज विद द म्यूचुअल फंड। उसकी एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे को यूनिट्स अलॉट होते हैं। जितना मैं इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, एनएवी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके मुझे उतने यूनिट्स अलॉट होते हैं। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो हमें म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। हमें किसी कंपनी, सिक्योरिटी या बॉन्ड्स जिसके अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके शेयर्स, उसके यूनिट्स नहीं मिलते। हमें मिलते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स। अब वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका स्ट्रक्चर है। हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। एक बार मैंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मुझे यूनिट्स अलॉट हो गए। उसके बाद फंड मैनेजर ये पैसा आगे इन्वेस्ट करता है। एनएवी रोज चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट वैल्यूज। एंड जब भी लास्ट में फॉर एन एग्जाम्पल 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जब भी मैं मेरा म्यूचुअल फंड का ये पैसा रिडीम करने जाती हूँ तो लेटेस्ट एनएवी नेट असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे मेरा पैसा मिलता है। सेम जैसे कि शेयर्स में होता है, जब भी मैं इन्वेस्ट करने जा रही होती हूँ तो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे यूनिट्स मिलते हैं और जब भी मैं उस शेयर को बेचने जाती हूँ तो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं जब भी किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो वो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जब भी मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, फिर वो इक्विटी हो या डेट इन्वेस्टमेंट हो। सो अगर उस म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करता है तो एनएवी इंक्रीज होगी और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो एनएवी डिक्रीज होगी। सेम एज द केस इन शेयर्स कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी और अगर नहीं करेगी तो मार्केट प्राइस डिक्रीज होगी। म्यूचुअल फंड्स मार्केट से लिंक्ड है कि इन केस ऑफ इक्विटी वो डिफरेंट कंपनीज ऑफ शेयर्स पे डिपेंडेंट है, डेट के केस में वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे मार्केट परफॉर्मेंस करेगा वैसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम और उसका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। तो गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज जस्ट लिंक्ड टू द मार्केट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, फंड्स ऑफ फंड्स में कीजिए, गिल्ड फंड में कीजिए, इंडेक्स फंड में कीजिए। ये सब होते क्या हैं आखिर? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले
बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा इन्वेस्ट होता है कंपनी के शेयर्स में, कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, इट हैज हाई रिस्क बट हैज अ पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स ऑल्सो, राइट। अब इस इक्विटी फंड्स के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर इन्वेस्ट होगा। मिड कैप फंड्स यानी मिड साइज कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगा। स्मॉल कैप फंड स्मॉल साइज कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। और फ्लेक्सी कैप फंड्स इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। सो इस बेसिस पे इक्विटी डिवाइड होता है। फिर आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स के अंदर, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड्स। दीज आर पैसिव इक्विटी फंड्स, यानी कि ये डायरेक्टली किसी एक इंडेक्स को देखकर उसमें अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। खुद का पोर्टफोलियो सर्च नहीं करते हैं, खुद की उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिसर्च करके या सर्च करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी जो एक इंडेक्स बना हुआ है उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर सिंपली कहें तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इनमें जो कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। दे डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, दे रेप्लिकेट इट। कॉस्ट भी लो है और सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। हम डायरेक्टली तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। सो अगर आप उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। फिर आते हैं गिल्ड फंड्स। ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रिस्क जरूर होता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड फंड्स, जो कि इक्विटी और डेट को कंबाइन करके चलता है। ये एक बहुत बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, जहाँ इक्विटी का हमें हाई रिटर्न का भी एक प्रॉफिट मिलता है और डेट का एक सिक्योर रिटर्न का भी चांस मिलता है। फिर आते हैं सब टाइप ऑफ अ डेट फंड, यानी कि लिक्विड फंड्स के ऊपर। ये होते तो डेट फंड का ही एक पार्ट है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि 91 डेज के लिए ही ये फंड्स होते हैं। इनका मेन यूज हो सकता है टू पार्क या इमरजेंसी फंड्स फॉर टेम्परेरी सरप्लस, कि आपका पैसा बैंक में पड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़े टाइम के लिए भी उसे कहीं इन्वेस्ट कर सके, लेकिन जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं। सो दिस इज बेस्ट फॉर दैट, बट with full research and analysis only invest in that. सो अभी तक जो भी हमने फंड्स देखे, इक्विटी, डेट, गिल्ड, इंडेक्स फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेट के सब टाइप्स, ये सब आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइडेड फंड्स। अब आते हैं बेस्ड ऑन मेच्योरिटी। एक होते हैं ओपन एंडेड फंड्स, दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स वह हैं जहां पर आप किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त रिडीम कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर। फिर आते हैं क्लोज एंडेड फंड्स पे, जिनकी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होती है। मनी इज लॉक्ड फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, फॉर एन एग्जाम्पल 5 years, 10 years, बट इट हैज अ मेच्योरिटी पीरियड। अब हमने इन्वेस्टमेंट बेसिस पे भी देख लिया, मेच्योरिटी बेसिस पे भी देख लिया। थर्ड आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। ये फंड्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग के अंदर, फार्मा के अंदर, आईटी के अंदर। इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर उस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया, तो पूरा का पूरा रिस्क आ जाता है। दिस इज नॉट आइडियल फॉर द बिगनर्स, क्योंकि आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के पास सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज है, रिसर्च करता है, एनालाइज कर सकता है, तो अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड होते हैं टैक्स सेविंग फंड्स, जिसे हम ELSS भी कहते हैं, जो कि एलिजिबल होते हैं अंडर सेक्शन 80C। इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और प्राइमरली इन्वेस्ट करते हैं ये लोग इक्विटी के अंदर ही। पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्स बेनिफिट का ये मतलब नहीं हो गया कि आपको लो रिस्क है। इस फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिस्क के चांसेस फिर भी रहते हैं। फिर आते हैं मोस्ट कॉमन फंड पे,
जो कि हम काफ़ी बार सुनते हैं फंड ऑफ फंड्स। ये क्या करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, शेयर्स में इन्वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि खुद से कुछ चूज़ नहीं कर कर किसी दूसरी म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देने का। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर इंटरनेशनल एक्सपोज़र, लेकिन ध्यान रखना कि इसके अंदर लेयर्ड कॉस्ट भी लगी हुई होती है। तो ध्यान रख के फंड ऑफ फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। फिर आता है बेसिस ऑन लोड स्ट्रक्चर, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस वक्त जो फीस लगती है उसे कहते हैं एंट्री लोड, जो कि जनरली स्कीम्स के अंदर नहीं होती है। एग्जिट लोड, ये फीस लगती है जब आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे होते हो। ये भी जनरली नहीं होती है स्कीम्स के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे फंड स्कीम्स हैं जहां पर एग्जिट लोड होता है। सो बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, check its exit load because it impacts your investment at high level. सो अगर समराइज करें हमारे इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को, तो सबसे पहले हमने देखा बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जहां पर हमने इक्विटी देखा, डेट देखा, हाइब्रिड देखा, गिल्ट देखा और इंडेक्स फंड देखा। नेक्स्ट हमने देखा बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, जहां पर हमने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स देखे। नेक्स्ट हम गए सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में, वो ऐसे फंड्स जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हो, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, लाइक दैट। फिर हमने नेक्स्ट फंड देखे टैक्स सेविंग फंड, उसके बाद हमने देखा फंड ऑफ फंड्स और लास्ट में हमने देखा लोड स्ट्रक्चर, जहां एंट्री लोड और एग्जिट लोड, यानी टोटल में 6 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स या ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, प्रिकॉशंस या टिप्स कह सकते हैं या पॉइंट्स कह सकते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए बिफोर चूजिंग एनी म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो उसका लॉक इन पीरियड चेक करना कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका लॉक इन पीरियड क्या है, 3 years है, 5 years है। जैसे कि ELSS जो हमने देखा टैक्स सेविंग फंड होता है, उसका मिनिमम 3 years होता है। तो कहीं आप इन्वेस्ट कर ले और बाद में आपको पता चले कि आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं और आपको इमरजेंसी है, तो इट कैन क्रिएट chaos. So just check before you invest in any mutual funds its lock-in period. क्योंकि इस लॉक इन पीरियड के अंदर आप अपना पैसा वापस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये चेक करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर पाएँ और कभी भी अपना इमरजेंसी पैसा ऐसे लॉक इन पीरियड के अंदर न डालें। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है दैट इज द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है, ध्यान रखने वाली है, वो एक फीस चार्ज करती है जो कि जनरली 1% to 3% के बीच में होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके ऊपर अगर 1% एक्सपेंस रेशियो है, दैट मीन्स 1000 रुपीज पर ईयर विल बी चार्ज टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट। तो अपना एक्सपेंस रेशियो पहले देखें कि आप क्या इतना पे करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में नहीं, लॉन्ग पीरियड में जब आप 15-20 साल इन्वेस्ट करने वाले हो तो वहां पर 0.5% भी बहुत इफेक्ट डाल सकता है, जो आपकी फाइनल वेल्थ है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग में भी इफेक्ट आता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो इज द बेटर कंपाउंडिंग। इसीलिए इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम होता है। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है एग्जिट लोड। हमने अभी देखा जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर 2 तरह की फीस लग सकती है, एक तो एंट्री लोड, एक लग सकती है एग्जिट लोड। एंट्री लोड तो जनरली होती ही नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड बहुत सारी स्कीम्स के अंदर होती है। तो वहां पर ध्यान देना कि जब आप अपना पैसा वापस विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज फीस लगेगा। अगर ये ज्यादा है देन अगेन इट कैन अफेक्ट योर वेल्थ। मेक श्योर इट इज लेस ओनली। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप जिस भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है तो रिस्क ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना आपका रिस्क कम होता जाएगा। तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले लॉक इन पीरियड, नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो, थर्ड इज एग्जिट लोड एंड फोर्थ इज द डाइवर्सिफिकेशन।
और अगर आप चाहें कि आप किसी फंड का पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हैं, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ पर? मनी कंट्रोल के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आप किसी भी फंड के ऊपर अच्छे से चेक कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस, उसका पोर्टफोलियो, और उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट टिप और, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। सिर्फ इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए कि वो अच्छे रिटर्न्स देता है। पहले डिसाइड कीजिए कि मुझे किस पर्पज से इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। जैसे गोल कुछ भी हो सकता है, शादी, पढ़ाई, घर खरीदना, कुछ भी, लेकिन पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरा गोल क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका गोल डिसाइड करता है कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। किसी भी फंड के रिटर्न्स को देखकर उसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए तो आप एग्रेसिव इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना रहे हैं तो आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Mutual funds are powerful financial tools, so use wisely. If you did enjoy this video, don't forget to hit the like button and subscribe the channel. And before you invest, tell me in the comments what is your goal to invest in mutual funds. So that's all. This is me, Palak Sarda, signing off.